हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हरजस। आज का मेरा टॉपिक है अडीमा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ अडीमा। अडीमा इज़ द मेडिकल टर्म फॉर स्वेलिंग कॉज्ड बाय अ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द स्पेसेस दैट अराउंड द बॉडीज टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो अडीमा एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें क्या होता है, हमारे कई बॉडी पार्ट्स होते हैं, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। वो स्वेलिंग क्यों आ जाती है? क्योंकि बहुत सारा फ्लूइड है वो इकट्ठा हो जाता है। तो वो इकट्ठा क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे फ्लूइड की रिटेंशन रह जाती है। मींस कि हमारे अंदर बहुत सारा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, वो अंदर ही रह जाता है। जितना उसने हमारी बॉडी में से निकलना है वो निकल नहीं पाता। तो ये कहाँ पे हो जाता है? जैसे बॉडीज़ के टिश्यूज़ या ऑर्गन्स के सराउंडिंग एरिया में, उनके पास, उनके इर्द गिर्द ही इतना फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसे फ्लूइड की जो वजह से, फ्लूइड की कलेक्शन ऑफ फ्लूइड की वजह से जो हमारे कई बॉडी एरियाज़ में स्वेलिंग आती है, उसको हम मेडिकल टर्म में बोलेंगे अडीमा। तो ये अडीमा कैन अक्कर नियरली एनी वेयर इन दी बॉडी। जी किसी भी पार्ट में हो सकता है बॉडी के। तो इसकी अनदर डेफिनेशन है, अडीमा इज स्वेलिंग। अडीमा में क्या होता है? स्वेलिंग होती है कॉज्ड बाय टू मच फ्लूइड ट्रैप्ड इन दी बॉडीज टिश्यू। बहुत सारा फ्लूइड है वो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ में ही फंस जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो अडीमा कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। जी किसी भी पार्ट में अफेक्ट हो सकता है, हमारा कोई भी बॉडी का पार्ट अफेक्ट हो सकता है। बट इट्स मोर लाइकली टू शो अप इन दी लेग्स एंड फीट्स। तो ज़्यादातर जो हमारे जो लेग्स होते हैं, जहाँ फीट्स होते हैं, जो हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है, वहीं पे ही ज़्यादा ये पाया जाता है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, पर्सन्स ऐसे होते हैं जो प्रलॉन्ग सिटिंग वाली जॉब करते हैं, जब बहुत ज़्यादा उनकी मतलब थोड़ी ऐसी जॉब होती है जिसमें वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाते बॉडी को। तो उसकी वजह से, प्रलॉन्ग सिटिंग की वजह से क्या होता है, तो ज़्यादातर वो लेग्स और फीट्स का ही एडिमा पाया जाता है। क्योंकि फ्लूइड है वो ग्रेविटी की वजह से इकट्ठा हो जाता है लेग्स और फीट्स में। तो ज़्यादातर ये फ्लूइड लेग्स और फीट्स में ही प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है। तो अडीमा जो ज़्यादातर हमारे लेग्स और फीट्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो जो लेग्स और फीट्स में अडीमा होता है उसके ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं। तो आप पिक्चर में देख सकते हो कि अडीमा नॉर्मल और जो अडीमा वाली कंडीशन है वो कैसी होती है। तो नेक्स्ट है साइंस सिम्टम्स ऑफ अडीमा। इस सिम्टम्स ऑफ अडीमा इज स्वेलिंग in your body. Swelling occurs when a part of your body gets bigger because there is a build up of fluid in your tissues. तो हमें पता ही है अडीमा का मेन सिम्टम क्या है? स्वेलिंग हो जाएगी हमारी किसी भी बॉडी एरिया में। तो ये स्वेलिंग क्यों होगी? क्योंकि वहाँ पे कलेक्शन होगी फ्लूइड की। तो वो जो कलेक्शन ऑफ फ्लूइड है वो कॉज करेगा स्वेलिंग। तो जिस एरिया में जो कलेक्शन फ्लूइड की होगी वो बिगर होगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अपने साइज़ में। तो फिर आ गया स्वेलिंग कैन हैपन एनीवेयर ऑन योर बॉडी। तो ये जो स्वेलिंग है, फ्लूइड की कलेक्शन है, कि ये किसी भी बॉडी के पार्ट में, एरिया में हो सकती है। बट मोस्ट ऑफन अफेक्ट्स योर फीट, एंकल्स एंड लेग्स। तो ज़्यादातर ये किस एरिया में होती है? फीट में, एंकल्स में और लेग्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है रेदर देन अदर बॉडी पार्ट्स के बजाय। एन एरिया ऑफ योर बॉडी इज़ लार्जर देन इट वाज अ डे अगो। तो इसका मीनिंग है कि जैसे हम नॉर्मल, हमारे फीट है, लेग का साइज़ है, उससे ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा साइज़। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जो मेडिकल वर्कर्स होते हैं वो नाइट ड्यूटी लगा के आते हैं, जो कोई भी शिफ्ट लगा के आते हैं, तो वो प्रलॉन्ग सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं। तो जब वो अपना घर आएंगे तो उनके बहुत सारी फीट में स्वेलिंग हो जाती है। वो कैसे पता चलेगा? हम अपने जो शूज़ है, नॉर्मल चप्पल होती है, उसको पहन नहीं पाते, वो बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़े हो जाते हैं हमारे पैर। तो फिर आगे, द स्किन ओवर द स्वेलन एरिया लुक्स स्ट्रेच्ड एंड शाइनी। जो एरिया होगा जहाँ पे ये कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो गया, एडिमा हो गया, वो हमें बहुत खींची खींची दिखाई देगी, बहुत टाइट सी फील होगी और वो थोड़ी शाइन करेगी, वो चमक रही होती है। तो फिर अगर डिफ़िकल्टी वॉकिंग इफ़ योर लेग्स, एंकल्स और फीट स्वेल। तो हमें पता ही, अगर हमारे पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होगी, लेग्स में स्वेलिंग होगी, तो हम आराम से वॉक नहीं कर पाएंगे, हम चल नहीं पाएंगे, हमें दिक्कत होगी चलने में, क्योंकि पेन भी होती है इसमें।
तो फिर अगर यू मे बी कफ और हैव अ ट्रबल ब्रीथिंग, हमने पहले भी बात की है, तो इसमें कफ या ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी आएगी। तो ये किस केसेस में आती है, हमने पहले कॉजेस में रीड किया है कि जब जे एडिमा लंग्स में होगा, जैसे COPD हो गया, या हार्ट की कोई दिक्कत होगी, अगर उस सिस्टम में प्रॉब्लम है तो हमें कफ या ब्रीथिंग की डिफ़िकल्टी होगी। अगर एडिमा लंग्स में है या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो हमें अपनी सांस लेने में दिक्कत आएगी, हमें कफ की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है यू फील फुल और टाइटनेस इन योर स्वॉलन बॉडी पार्ट। तो जहाँ पे भी ये एडिमा हुआ होता है, हमारा एरिया अफेक्ट हुआ होता है, फ्लूइड की कलेक्शन होती है, तो वहाँ पे हमें बहुत ही टाइट फील होगा, वो एरिया बहुत ही स्ट्रेच फील होगा, और माइल्ड पेन और सोर फीलिंग इन द अफेक्टेड एरिया, वहाँ पे हमें पेन भी बहुत होगी, चला नहीं जाएगा, और ऐसे लगेगा जैसे वहाँ पे कोई सोर है, कोई जख्म है हमारे। तो इतनी ज़्यादा पेन होती है जिनको ये प्रॉब्लम आती है। तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम मेडिकल वर्कर्स को ही आती है, जो बहुत कंटिन्यू टाइम तक ड्यूटीज़ करते हैं, डबल शिफ्ट करते हैं, उनको ये बहुत दिक्कत आती है, काफ़ी स्टाफ को। तो नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ एडिमा। फर्स्ट है ग्रेविटी। इफ़ यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम सिटिंग और स्टैंडिंग इन वन प्लेस फॉर टू लॉन्ग, वाटर नेचुरली पुल्स डाउन इनटू योर आर्म्स, लेग्स एंड फीट्स। तो ग्रेविटी की वजह से क्यों हुआ एडिमा, क्योंकि जब भी हम बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बैठते हैं, जहाँ एक ही प्लेस पे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए स्टैंडिंग पोजीशन है हमारी, जैसे मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जहाँ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो नाइट ड्यूटी करते हैं, तो कितने टाइम के लिए वो स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो गया, वाटर है वो ग्रेविटी की वजह से हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में चला जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एडिमा आ जाता है, स्वेलिंग हो जाती है फीट्स में। तो फिर आ गया वीकेंडेड वॉल्स, वीनस इनसफिशेंसी, देन द वॉल्स in your veins are weak, it is hard for your veins to push blood back up to your heart and leads to varicose vein and a build up of fluid in the legs। तो वेनस इनसफिशेंसी में क्या होता है, जो वॉल्स इन योर वेन्स आर वीक, जो वेन्स होती हैं वो हमारी वीक हो जाती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड है वो पूरी तरह से बैक टू हार्ट पंप नहीं हो पाता, पूरी तरह से वो मूव नहीं हो पाता। तो उसके वजह से क्या होता है, एक कंडीशन और आती है वेरिकोस वेन, जैसे आप इमेज में देख सकते हो कि इस तरह से वेरिकोस वेन्स बन जाती है। जी क्यों बन जाती है, क्योंकि हमारी जो वेन्स होती हैं वो वीक हो जाती है और डैमेज हो जाती है, और पूरी तरह से वो ब्लड को पुश बैक टू हार्ट ब्लड नहीं पंप कर पाती। तो ये कंडीशन अक्कर हो जाती है जिसे बोलते हैं हम एडिमा भी, और इसके साथ साथ एक और कंडीशन हो जाती है जिसे बोलते हैं वेरिकोस वेन। तो नेक्स्ट आ गया अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस। काफ़ी ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें एडिमा मेन साइन होता है, वो एडिमा को देखकर ही डॉक्टर डिटेक्ट कर पाते हैं कि इसे ये मेडिकल कंडीशन है। जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में एडिमा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन होता है। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड पूरी तरह से पंप नहीं कर पाता हार्ट की तरफ से, हार्ट पूरी तरह ब्लड को पंप नहीं कर पाता, उससे क्या होता है, जो ब्लड बैकअप इन दी लेग्स, एंकल्स एंड फीट्स, जो ब्लड है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में इकट्ठा हो जाता है, उसी में ही वापस चला जाता है। तो उससे क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो सराउंडिंग टिश्यूज़ होते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, उसमें फ्लूइड लीक हो जाता है। तो उससे क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है हमारे जो फीट में, फिंगर्स में, लोअर लिम्स में। तो उसके साथ साथ ये स्टमक को भी इफ़ेक्ट करता है, स्टमक में भी हमारे काफ़ी एडिमा आ जाता है। तो फिर आ गया किडनी डिजीज़ेस। जैसे आपको पता ही है कि किडनी का क्या काम है, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना और फ्लूइड को बाहर निकालना जो वेस्ट हो गया। तो काफ़ी ऐसी किडनी डिजीज़ेस होती हैं जो पूरी तरह से फ्लूइड है जितना बाहर निकलना चाहिए उसे निकाल नहीं पाती, वो अंदर ही रह जाता है। तो काफ़ी आपने पेशेंट देखे होंगे कि जो किडनी के होते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज़ेस होती हैं जिनको, उनके अक्सर हमें एडिमा मिलता है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में।
तो फिर आ गया लंग्स डिजीज़। काफ़ी ऐसी लंग्स डिजीज़ हैं जैसे सीओपीडी। सीओपीडी में एडिमा बहुत पाया जाता है, क्योंकि जब भी पेशेंट को सीओपीडी होती है, जो बहुत सीरियस कंडीशन होती है, इसमें वो लंग्स और हार्ट दोनों को अफेक्ट करेगी। जब उसने हार्ट को अफेक्ट किया तो सर्कुलेशन में भी वो अफेक्ट डालेगी। सर्कुलेशन में अफेक्ट हो गया तो वो कहाँ पे गया, सीधा उसका अफेक्ट पूरी तरह से ब्लड पंप नहीं हो पाया, तो उससे क्या होता है, काफ़ी फ्लूइड रिटेन्स रह जाते हैं, हमारी बॉडी में ही रह जाते हैं, क्योंकि पूरी तरह से पंप नहीं हो पाया ब्लड। तो उससे क्या होता है, हमारे जो फीट है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में एडिमा आ जाता है। तो फिर आ गया साइड इफ़ेक्ट्स फ्रॉम मेडिकेशंस। काफ़ी ऐसी ड्रग्स होती हैं जिसमें क्या होता है कि सोडियम का लेवल इतना बढ़ जाता है हमारी बॉडी में, तो उससे क्या होता है, काफ़ी फ्लूइड रिटेन रह जाते हैं हमारी बॉडी में। तो उसका रिजल्ट क्या आता है, साइड इफ़ेक्ट क्या आता है, काफ़ी मेडिसिन से एडिमा आ जाते हैं, ज़्यादा लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में आ जाता है। तो फिर आ गया पुअर न्यूट्रिशन। इफ़ यू आर नॉट ईटिंग अ वेल बैलेंस्ड डाइट or if you eat a lot of foods high in salt, sodium, fluid could build up in different parts of your body। तो इसमें आ गया, जैसे आप बहुत ज़्यादा सोडियम वाली डाइट ले रही हो तो सोडियम ज़्यादा हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, बहुत सारा वाटर है वो रिटेन हो जाता है हमारी बॉडी में। तो सोडियम का लेवल बढ़ने की वजह से हमारे अंदर बॉडी में बहुत सारा फ्लूइड है वो रिटेन रह जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो उससे क्या होता है, लीक इनटू योर टिश्यूज़ में उसकी लीकेज हो जाती है, क्योंकि बहुत सारा फ्लूइड रिटेन हो गया। तो वो क्या करता है, कॉज अ स्वेलिंग। तो नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। स्वेलिंग इन योर लेग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अकर्स एज द यूट्रस पुट्स प्रेशर ऑन योर ब्लड वेसल्स इन द लोअर ट्रंक ऑफ योर बॉडी। तो जैसे डे बाय डे प्रेगनेंसी इंक्रीज़ होती है तो यूट्रस का साइज़ भी इंक्रीज़ होता है। तो उससे क्या होता है, जब यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ होता है तो वो ब्लड वेसल्स पर प्रेशर डालता है। तो उससे क्या होता है, काफ़ी जो फीमेल है वो प्रेगनेंसी में एडिमा को एक्सपीरियंस करती है। इसमें ज़्यादा एडिमा कौन सा होता है, एंकल और फीट का। तो फिर आ गया कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम। जैसे काफ़ी एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं उससे भी एडिमा होता है। तो ज़्यादातर जो एडिमा होता है वो इसमें कैसा होता है, एंजियो एडिमा पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, इज अ स्वेलिंग अंडर द स्किन इंस्टेड ऑन द सरफेस। सरफेस की बजाय जहाँ पे जो स्वेलिंग है वो अंडर द स्किन होगी। जैसे इन्फेक्शंस में बर्न, ट्रॉमा या क्लॉट कैन लीड्स टू एडिमा। तो काफ़ी जब हेड इंजरीज होती हैं, ट्रॉमा हो जाता है, किसी के एक्सीडेंट में हेड इंजरी हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, उनकी आइज़ हैं वो काफ़ी स्वेलिंग हो जाती है, तो वो होता है एंजियो एडिमा, क्योंकि जो अंडर द स्किन एडिमा होता है। तो अब है टाइप्स ऑफ एडिमा। तो फर्स्ट है पेरिफेरल एडिमा। दिस अफेक्ट्स द फीट, एंकल्स, लेग्स, हैंड्स एंड आर्म्स। सिम्टम्स इंक्लूड स्वेलिंग, पफिनेस एंड डिफिकल्टी मूविंग सर्टेन बॉडी पार्ट्स। तो हमने पहले भी बात की थी साइन सिम्टम्स में। तो पेरिफेरल एडिमा कौन सा होता है, जो हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ या अपर एक्सट्रीमिटीज़ में हो। तो पेरिफेरल एडिमा हमारे हैंड, आर्म्स, लेग्स और फीट को अफेक्ट करता है। इस पे क्या होता है, जैसे आप इमेज में देख सकते हो, स्वेलिंग हो जाती है, बहुत टाइटनेस हो जाती है, पेन होती है और हमें वॉक करने में डिफ़िकल्टी आती है। तो नेक्स्ट है पल्मनरी एडिमा। पल्मनरी एडिमा दिस अकर्स व्हेन एक्सेसिव फ्लूइड कलेक्ट्स इन दी लंग्स मेकिंग ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी। तो जब हमारी लंग्स में बहुत सारा फ्लूइड इकट्ठा हो जाते किसी भी कंडीशन से, जैसे कि सीओपीडी की वजह से या हार्ट प्रॉब्लम, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कंडीशन की वजह से, तो हमारी लंग्स में बहुत सारा फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है। तो उससे क्या होता है, हमें ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। जैसे आप इमेज में देख सकते हो, जो वाइट पोर्शन है वो सारा फ्लूइड कलेक्ट है। तो नेक्स्ट है सेरिब्रल एडिमा। दिस अकर इन दी ब्रेन। जो एडिमा ब्रेन में होगा उसे बोलेंगे सेरिब्रल एडिमा। ये कैसे होता है, हेडेक, नेक पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस एंड हेड इंजरी। तो सेरिब्रल एडिमा है जो किस केसेस में ज़्यादा पाया जाता है, वो होता है हेड इंजरी, जिनके इंटरनल बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से, तो उनमें सेरिब्रल एडिमा बहुत पाया जाता है। फिर है मैकुलर एडिमा।
This is a serious complication of diabetic retinopathy. Swelling occurs in the macula, which is the part of eye that enables detailed central vision. The person may notice changes to their central vision and how they see colors. तो इसमें क्या होता है जी, एक बहुत ही रेयर कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसकी वन आई जब बोथ आईज में ब्लाइंड स्पॉट नज़र आते हैं, स्मॉल स्मॉल, तो ये क्या करते हैं, थोड़े टाइम के बाद हमारी विजन में देखने की जो शक्ति है पर्सन की उसमें इंटरफेयर करते हैं। जो ये कंडीशन है, ये डिजीज़ है, जिस किससे रिलेटेड होती है, जो सेंट्रल पार्ट होता है रेटिना उसे बोलते हैं मैकुला। तो इसमें विजन कैसी हो जाती है, जिस पर्सन को ये प्रॉब्लम हो जाए उनको थोड़ा सारा मतलब थोड़ा ब्लर नज़र आती है, कोई भी इमेज हो, तो इस कंडीशन को बोलेंगे मैकुलर एडिमा। तो नेक्स्ट है पिटिंग एडिमा। व्हेन अ स्वोलन पार्ट ऑफ योर बॉडी हैज़ अ डिम्पल और पिट आफ्टर यू प्रेस इट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। तो आप इमेज में देख सकते हो, जब किसी बॉडी पार्ट में एडिमा हुआ होता है तो जब हम उस एरिया को फ्यू सेकेंड्स के लिए प्रेस करेंगे, तो जब हम आपने जो प्रेस किया है वो फिंगर को लीव करेंगे, वहाँ से उठाएंगे, तो वहाँ पे स्किन है वो ऐसे हो जाती है जैसे डिम्पल हो या पिट हो। तो इस कंडीशन को बोलते हैं पिटिंग एडिमा। इसमें क्या होता है, जो स्किन होती है जहाँ पे एडिमा होता है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आने के लिए कुछ सेकंड्स लेती है, काफ़ी देर तक वहाँ पे ऐसे डिम्पल सा नज़र आएगा आपको। नेक्स्ट है पेरी ऑर्बिटल एडिमा। दिस रेफर्स टू इन्फ्लामेशन एंड पफीनेस अराउंड द आई और आइज। द पफीनेस इज ड्यू टू फ्लूइड बिल्डअप एंड इज यूजली टेम्पररी। तो आप इमेज में देख सकते हो, ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है जी, किसी भी एलर्जी की वजह से हमारे इन्फ्लामेशन जहाँ थोड़ी स्वेलिंग सी सॉफ्टनेस जो है आई के अराउंड आ जाती है, जी किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हो जाती है, जैसे कि अगर किसी फूड की वजह से होगी इन्फेक्शन या एलर्जी, तो ये कॉमन है, ये टेम्प्ररी होती है, जी कोई भी कंडीशन सीरियस नहीं होती, तो ये थोड़े टाइम के बाद अपने आप रिलीफ हो जाती है। ग्रेडिंग ऑफ एडिमा, हम कैसे इसकी ग्रेडिंग करेंगे, जी फर्स्ट ग्रेड है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसमें भी ग्रेडिंग्स आती हैं। उस ग्रेड के अकॉर्डिंग ही हम ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जो एडिमा है वो सीवियर है जहाँ मतलब कि एक्यूट है, कि इसको हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं। जहाँ जितना ग्रेड ज़्यादा हो गया मींस कि कोई बॉडी में कोई और भी मेडिकल कंडीशन है जो इस एडिमा को इंक्रीज़ कर रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इसे हम पिटिंग एडिमा से ऑब्जर्व करेंगे। जैसे ग्रेड 1 है, आप इमेज में देख सकते हो कि जब भी हम मतलब जहाँ पे स्वेलिंग हुई उसको हम प्रेस करेंगे, तो जो वहाँ पे पिट हुआ, जो डिम्पल हुआ, अगर वो 2 mm तक है वो ग्रेड 1, अगर वो 3 और 4 मिलीमीटर तक है वो ग्रेड 2, और जितनी मतलब इसकी डेप्थ होगी उससे उसके हिसाब से हमने ग्रेडिंग देनी है। जैसे ग्रेड 3 में 5 to 6 मिलीमीटर तक गया, वो जितनी मतलब उसकी डेप्थ थी वो डिम्पल की, तो उसको हम देंगे ग्रेड 3, और जैसे ग्रेड 4 है वो 8 mm तक हुआ, तो अगर ग्रेड 3 और 4 है मींस कि हमारी बॉडी में कोई और भी मेडिकल कंडीशन है जो सीरियस है, जैसे कि कोई हार्ट डिजीज़ हो सकती है, किडनी या लंग्स डिजीज़ हो सकती है। इनमें जैसे 2 mm, 3 mm, 5, 6, 8 mm का मीन्स आ गया कि जब हम प्रेस करेंगे स्किन को, जब भी मतलब हमने प्रेशर दिया जो जहाँ पे स्वेलिंग है, एडिमा है, तो जहाँ तक हमारा जैसे वो डिम्पल जितनी डेप्थ में गया उसके अकॉर्डिंग ही हम 8 mm या 3, 4, 5, 2 mm जितना भी है उसको मेजर कर लेंगे। तो उस मेजरिंग के अकॉर्डिंग ही हम ग्रेड्स देंगे उन्हें। डायग्नोसिस एंड टेस्ट, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी की बॉडी में अगर ये स्वेलिंग है, ये एडिमा है, अगर उसको मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस लेवल की स्वेलिंग है, तो वो क्या पता उसकी उसकी बॉडी में मेडिकल कंडीशन हो, कोई बीमारी हो, जैसे कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो, या फिर उसको बहुत लो लेवल का है, एडिमा सीरियस नहीं है, तो वो तो ईज़िली क्योर हो जाएगा। तो फर्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या आएगा, जैसे हम उसको जहाँ पे भी उनकी स्वेलिंग है हम उसे
ऑब्ज़र्व करके पता चले जाएगा हमें, देख के ही पता चल जाएगा। जैसे कि वहाँ पे स्वेलिंग होगी, स्किन शाइनी होगी, स्ट्रेच होगी, उनको पेन होगी, वॉकिंग में तकलीफ़ आएगी, उनको थोड़ा चलने में दिक्कत आएगी। तो फिर आ गया एडिमा ग्रेडिंग स्केल। हमने पहले भी बात की, ग्रेडिंग स्केल के अकॉर्डिंग हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जो एडिमा है वो कितना सीवियर है। तो फर्स्ट है ग्रेड 1, इमीडिएट रीबाउंड विद 2 मिलीमीटर पिट। तो जब भी हमने पहले भी बात की कि जब हम उसको जहाँ पे भी उनकी स्वेलिंग है हम उस एरिया को प्रेस करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम थंब से प्रेस करेंगे तो वो 2 mm तक होगा, तो वो बहुत जल्दी ही अपनी नॉर्मल पोजीशन पे जो डिम्पल है वो आ जाएगा, वो ज़्यादा देर तक वहाँ पे डेप्थ रहेगी नहीं। तो फिर अगर ग्रेड 2, लेस देन 15 सेकेंड रीबाउंड विद 3 और 4 mm पिट। तो वो 3 और 4 mm तक की ही उसकी डेप्थ होगी और वो 15 सेकेंड से ही पहले एकदम से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, वो डिम्पल गायब हो जाएगा। 15 सेकेंड से भी कम टाइम लेगा। तो फिर आ गया ग्रेड 3, रीबाउंड ग्रेटर देन 15 सेकेंड बट लेस देन 60 सेकेंड्स विद 5 to 6 mm पिट। तो ग्रेड 3 में क्या होगा कि जब भी हम किसी स्किन को प्रेस करेंगे तो वो 15 सेकेंड से ज़्यादा और 60 सेकेंड के इन बिटवीन ही जल्दी से जो वो डिम्पल था, वो पिट था, वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। तो वो 5 to 6 मिलीमीटर तक उसकी डेप्थ होगी, तो वो 15 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लेगा। तो फिर आ गया ग्रेड 4, रीबाउंड बिटवीन 2 और 3 मिनट्स विद एन 8 mm पिट। तो इसमें क्या होगा, जब भी हमने स्किन को प्रेस किया जहाँ पे एडिमा है वो 2 to 3 मिनट्स लेगा अपनी नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए। तो इसकी जो डेप्थ होगी वो होगी 8 mm पिट तक। जो ग्रेड 1 और 2 है वो तो ईज़िली क्योर हो जाते हैं। तो अगर ग्रेड 3 और 4 है तो इसका मतलब हमारे जो बॉडी में कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे हमें कोई लंग डिजीज़ हो सकती है, कोई किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, यूज़ अ डाययूरेटिक टू एलिमिनेट एक्सेसिव फ्लूइड। तो इसमें जो ज़्यादातर डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं मेडिसिन वो होते हैं डाययूरेटिक्स। इसमें लैसिक्स कॉमन दिया जाता है, पर ये डिपेंड करता है डॉक्टर पे, तो वो हमें कौन सी टैबलेट या इंजेक्शन रिकमेंड करते हैं। तो मेन जो डाययूरेटिक्स होते हैं इनका मेन काम क्या है जी, हमारे बॉडी में से एक्सेसिव फ्लूइड है उसको यूरिन के थ्रू निकाल देते हैं, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज कर देते हैं। व्हेन यू आर सिटिंग और लेइंग डाउन, पुट अ पिल्लो अंडर योर लेग्स टू कीप देम एलिवेटेड अबव द लेवल ऑफ योर हार्ट। तो जब भी आपने लेटना है, जब बैठना है, तो हमने अपनी लेग्स के नीचे पिल्लो रखना है एक, वो हार्ट लेवल से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, फ्लूइड की जो हमारी ग्रेविटी की वजह से लेग्स लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में फ्लूइड जाता है वो नहीं होता, इस चीज़ को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है डू नॉट सिट और स्टैंड फॉर लॉन्ग पीरियड्स विदाउट मूविंग और गो ऑन शॉर्ट वॉक। अगर हमारी जो ड्यूटी है वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टैंडिंग पोजीशन में है या सिटिंग पोजीशन में है, तो हमने थोड़े थोड़े टाइम के बाद हमने थोड़ा थोड़ा वॉक करना है, ताजो हम काफ़ी लॉन्ग टाइम तक एक जगह पे सिटिंग ना हो और या फिर स्टैंडिंग ना हो, एक ही पोजीशन पे ना हो। नेक्स्ट है वियर स्पोर्ट सॉक्स, स्टॉकिंग्स और स्लीव्स विच पुट प्रेशर ऑन पार्ट ऑफ योर बॉडी टू कीप फ्लूइड्स फ्रॉम कलेक्टिंग देयर। edema shoes are available for people who experience chronic edema and need adjustable footwear for swelling। तो आजकल मार्केट में काफ़ी स्टॉकिंग्स आ रही हैं, ऐसी सॉक्स आ रही हैं, कई शूज़ भी आ रहे हैं जो कि इस चीज़ को प्रिवेंट करते हैं, स्पेशल जैसे वेरिकोस वेन के लिए और जैसे एडिमा की प्रॉब्लम हो उसके लिए स्पेशल हमारे लिए स्टॉकिंग्स आती हैं। जो शूज़ आते हैं वो इतने टाइट होते हैं कि वो इस चीज़ को फ्लूइड को कलेक्ट ही नहीं होने देते। जिनको एडिमा या वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम होती है वो इसे स्टॉकिंग होती हैं इनको वियर करते हैं और शूज़ को वियर करते हैं, तो ये बहुत बेनिफिट है।
रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन योर डाइट, जैसे हमने पहले भी कॉज में बात की थी, जब हमारे बॉडी में सोडियम का लेवल बहुत बढ़ जाता है तो एडिमा हो जाता है, तो इससे फ्लूइड की रिटेंशन हो जाती है ज़्यादा सोडियम का लेवल इंक्रीज होने की वजह से। तो हमने क्या करना है, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है एडिमा की, तो हमने सॉल्ट की जो लेवल है, अमाउंट है, वो अपनी डाइट में से कम कर देनी है। तो ऐसे ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी हमारी बॉडी में से। प्रिवेंशन है, इसका मतलब आगे कि हमने एडिमा से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। अगर हमें प्रॉब्लम थोड़ी है, मतलब इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो हमने इस प्रॉब्लम को सीरियस होने से कैसे बचाना है। फर्स्ट, एलिवेट द लेग्स व्हेन सीटेड और लाइंग डाउन। अगर आपको दिक्कत आती है, जैसे कि आपको ग्रेड 1 है या फिर उससे भी कम आपको कभी दिक्कत आती है कि स्वेलिंग हो जाती है आपकी लेग्स में, तो आपने हमेशा ज़्यादातर अपनी लेग्स को एलिवेट रखना है जब भी आप बैठते हो या आप बेड पे सोते हो। फिर अगर वियर स्पोर्ट स्टॉकिंग्स इफ़ यू हैव एडिमा ऑफ द लेग्स। अगर आपको लेग्स तक भी स्वेलिंग होती है, आपको थोड़ी स्वेलिंग होती है, तो आपने स्टार्टिंग से ही स्टॉकिंग्स को वियर करना है। तो वो क्या करती है, वो टाइट होती है, प्रेशर देती हैं और स्वेलिंग से प्रिवेंट करती है, फ्लूइड को कलेक्ट नहीं होने देती। फिर आगे कीप मूविंग एज मच एज पॉसिबल, अवॉइड सिटिंग और स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स विदाउट मूविंग अराउंड। अगर आपकी बहुत लॉन्ग टर्म तक सिटिंग पोजीशन वाली जॉब है या स्टैंडिंग वाली है, तो आपने एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं बैठना है, एक ही पोजीशन पे आपने थोड़ा वॉक करना है। तो ये भी चीज़ काफ़ी फ्लूइड को रिटेंशन होने में और स्वेलिंग को प्रिवेंट करती है। फिर आ गया लिमिट द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन योर डाइट। तो मैंने पहले भी काफ़ी बार टॉपिक में बात की है कि जो सॉल्ट होता है उससे क्या होता है, हमारे सोडियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो सोडियम का लेवल इंक्रीज़ हो गया तो हमारी बॉडी में वाटर की रिटेंशन, वाटर ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो उसकी वजह से एडिमा आ जाता है। तो हमने, अगर हमें ये दिक्कत आती है, तो हमने अपनी सॉल्ट की जो अमाउंट है वो अपने खाने पीने में थोड़ी कम कर देनी है। तो ये सारी प्रिवेंशंस थी, ये सारे पॉइंट थे जो हमें सीरियस लेवल की एडिमा होने से बचाते हैं, या फिर सीरियस कंडीशन की कोई डिजीज़ होने से बचाते हैं, जैसे कि वेरिकोस वेन से हमें इससे प्रोटेक्शन मिलती है। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा, आपको अच्छे से समझ आया, तो मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई नोट्स चाहिए या वीडियो चाहिए, तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए। ये टॉपिक स्पेशल मुझे आयुष जी ने मैसेज किया था, कमेंट किया था, तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक उनके लिए प्रिपेयर किया। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और शेयर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।